आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। आज है 12 जून और 12 जून के इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 75,74,670 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारे भारत का नंबर अब 4th पोजीशन पे आ चुका है। इंडिया के अंदर टोटल 2,98,283 केस हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर यही आंकड़ा 6,000 को ही छूने वाला है। टोटल मरने वालों की संख्या हरियाणा के अंदर 64 हो चुकी है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है, 2 पे फरीदाबाद है, 3 पे सोनीपत है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब है कि राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। उसका जवाब है रेवाड़ी। और हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम या म्यूर स्टेडियम स्थित है, तो इसका आंसर था फरीदाबाद। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था, इसका आंसर था हिसार। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है धारूहेड़ा रेवाड़ी में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है यमुनानगर। चलिएगा आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल लेवल के ग्रीन एयरपोर्ट के आधार पे जो है वो डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अभी तक के लिए, तो ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस एयरपोर्ट के लिए तकरीबन 7200 एकड़ की जो जमीन है उसको साफ किया जा रहा है और वहां पे जो वन विभाग से जितने भी पेड़ वगैरह है उनसे अनुमति लेके उनको हटाया जा रहा है। अच्छा, ये भी घोषणा हुई है कि जितने पेड़ हटाए जाएंगे उनसे 10 से 20 गुना ज्यादा और पेड़ लगाए जाएंगे और एयरपोर्ट की बाउंड्री के साथ साथ 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट जो है वो विकसित की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ग्रीन बेल्ट के अंदर ये पौधे ही लगेंगे, ठीक है, जिससे प्रदूषण का लेवल है वो काफी कम हो जाएगा। और एक और घोषणा है कि इस एयरपोर्ट के होने के बाद में जो है वो तकरीबन 3600 लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा और हिसार जिले के आसपास के जितने भी 7-8-10 गांव हैं उनके जितने भी वहां पे एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनको योग्यता के आधार पे यहाँ पे जॉब दी जाएगी या यूं कहिएगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पहली प्रेफरेंस उनकी होगी। अदरवाइज फिर दूसरी जगह से तो और स्टूडेंट्स को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। हिसार की बात हो रही है यहाँ पे, तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। और हिसार में उद्योगों की बात की जाए तो एक मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल उद्योग हिसार के अंदर ही स्थित है। किन संस्थानों में अब जूनियर लेवल भर्तियां इंटरव्यू नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पे होने वाली है। देखिएगा, पहले यहाँ पे इंटरव्यू होते थे लेकिन अब इंटरव्यू को हटा के जो है वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पे जो है वो वहाँ पे अब साक्षात्कार होगा, यूं कहिएगा, या उनको जॉब मिलेगी। उस संस्थान का नाम है NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जूनियर लेवल का मतलब है जैसे ऑफिस अटेंडेंट है, PN है, चौकीदार है, इस पोस्ट के लिए पहले इंटरव्यू होता था लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। हालांकि इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करने की घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी है। ये घोषणा तकरीबन जो है 2015 के अंदर हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशनर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा था कि 29 दिसंबर 2015 को उससे आगे से अब इंटरव्यू जो है खत्म हो जाए। लेकिन हमारे जो HRD डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा करके जो है ये कहा है कि भारत के अंदर जितने भी संस्थान हैं जहां पे इंटरव्यू सिस्टम है लोअर ग्रेड का, यानी कि जूनियर लेवल के हैं भर्तियों के लिए, उसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले NIT के बारे में बात करते हैं। NIT की स्थापना हुई है 15 अगस्त 2007 को हुई है और हमारा जो HRD डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1985 को हुई है। हमारे भारत के जो मंत्री हैं HRD उनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। हेडक्वार्टर HRD मिनिस्टर का या HRD डिपार्टमेंट का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है।
हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा थेरेपी से हरियाणा के फरीदाबाद में इलाज जो है वो शुरू किया गया है। अब देखिए प्लाज्मा है क्या चीज़। देखिएगा मेनली प्लाज्मा एक तो केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं प्लाज्मा स्टेट, जिससे फॉर एग्जांपल CFL बल्ब है वो प्लाज्मा का एग्जाम्पल है, या ट्यूबलाइट के अंदर जो लाइट है वो एक प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। लेकिन ये प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो वाला प्लाज्मा है ये। अब प्लाज्मा बेसिकली होता है हमारी बॉडी के अंदर पेल येलो सा कलर का होता है और इसके अंदर ज़्यादातर पानी होता है। 90% के आसपास पानी होता है। मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 55% जो है वो तो प्लाज्मा होता है। रिमेनिंग 45% जो है वो क्या चीज़ होती है, वो आपके सेल्स होती है, जिसके अंदर से आपके ये RBC WBC प्लेटलेट्स का नाम आता है। अब ये 55% प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा का 90% हिस्सा वाटर है। रिमेनिंग 10% प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज वगैरह जो है बाकी रिमेनिंग है आपके। लेकिन इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी इसका कलर जो है वो पेल येलो सा कलर का होता है ये, ठीक है। तो ये येलो कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, कि जो साइंस के स्टूडेंट है शायद उनको तो अब हिंट मिल ही गया होगा ये किस पिगमेंट की वजह से होता है, बता दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा और बड़ा हिंट दे देता हूं, हमारे लीवर के आसपास वो पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा जी, तो बात ये प्लाज्मा थेरेपी से कैसे इलाज होगा अब ये जिक्र करते हैं। देखिएगा कोई व्यक्ति है जिसको कोरोना हुआ है और कोरोना होने के बाद में वो ठीक भी हो गया, तो उसकी बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है। अगर वो एंटीबॉडीज को जो है किसी और कोरोना जिसको हो रखा है उस पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा चाइना और अमेरिका और बाकी और देशों के अंदर अप्लाई हुआ। इवन इंडिया के केरल वगैरह के अंदर सबसे पहले ये अप्लाई हुआ था। ICMR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको प्रमाणिकता भी दे रखी है। तो इस वजह से प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी हद तक कारगर है। लेकिन अब पूरे देश में कर क्यों नहीं रहे ऐसा इसको? उसका रीज़न है कि पहली तो बात ये ऐसा ब्लड डोनर मिले कौन जिसको कोरोना हुआ है और वो अब ठीक भी हो गया तो वो ब्लड डोनेट करे। अच्छा मान लेते वो मिल भी गया तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या श्योरिटी है कि उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इन्फेक्शन हो ही ना। देखिएगा ध्यान रखिएगा, जब भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो उसको 100% वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कोरोना ही हो, कोई और भी हो सकता है उसको, ठीक है, कोई और डिजीज के भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो वो बिल्कुल 100% प्योर हो ना हो, ऐसा बड़ा ही रेयर प्रॉब्लम है। अब फरीदाबाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो फरीदाबाद के अंदर जो है अब तक तकरीबन कल तक 18 थे, आज +4 और हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 22 लोग जो हैं वो मर चुके हैं अब तक, ठीक है। और प्लाज्मा थेरेपी का उपचार फरीदाबाद में होगा। तो फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। ये हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से पुकारते हैं। झरना मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। पंखा मेला प्रसिद्ध है। सूरजकुंड मेला तो आप सभी को पता है विश्व विख्यात है, ना केवल हरियाणा में प्रसिद्ध है। राजकीय स्कूलों में वोकेशनल कोर्स 4 साल की जगह अब कितने साल का कर दिया गया है? तो राज्य स्कूलों में वोकेशनल, अब देखिएगा वोकेशनल का मतलब क्या होता है। आप कभी ने वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, वोकेशनल सब्जेक्ट वगैरह चीज़ें सुनी होगी। ये एडिशनल होता है किसी खास स्पेसिफिक स्किल को समझने के लिए, जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल के अंदर ड्राइंग लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन ड्राइंग अलग से है, फिजिकल एजुकेशन अलग से है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किल को डेवलप करे, या कोई इसके अलावा AI सब्जेक्ट ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, एक एडिशनल कोई भी चीज़, सब्जेक्ट चल रहा है लेकिन एक उसके साथ में एडिशन कोई एक नया सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है, वही वोकेशनल है जो हमें एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाने के लिए है। अब से पहले जो है ये वोकेशनल कोर्स हुआ करता था 4 साल का, लेकिन अब इसे 2 ही साल का कर दिया है, ठीक है। अब से पहले 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बीच में शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्स 4 साल की जगह 2 साल को कर दिया है। कई बार क्या होता है कि खास ट्रेनिंग भी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की बात की है मैंने, वोकेशनल कोर्स अगर कहें तो ट्रेनिंग हो जाएगी। भाई मान लेते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा चल रहा है साथ के साथ, या कोई और किस्म की ट्रेनिंग चल रही है साथ में, तो वो ट्रेनिंग जो है पहले 4 साल की थी, अब वो हटा के 2 साल की कर दी गई है। अब 10वीं कक्षा का विद्यार्थी जो है वो वोकेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट ले सकेगा, मतलब 9वीं 10वीं 2 साल पढ़ लिया, 10वीं के अंदर उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब से पहले ऐसा नहीं मिलता था, 4 साल 12वीं करने के बाद ही वो दिया जाता था, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में ULB ने कंटोनमेंट बोर्ड को पहली बार कितने करोड़ रुपए की मदद दी है?
तो अभी हाल ही में यूएलबी ने कंटोनमेंट बोर्ड को पहली बार 4.68 करोड़ रुपए की जो है मदद दी है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये कंटोनमेंट जोन कुछ अलग नहीं है, ये अंबाला की छावनी को ही कंटोनमेंट बोर्ड कहा गया है। एक तरीके से कंटोनमेंट सिटी भी कहा जाता है अंबाला को, ठीक है। और अर्बन लोकल बॉडी यूएलबी ने हरियाणा बोर्ड को इस वर्ष 4.68 करोड़ रुपए दिए हैं। किस लिए दिए हैं? हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए दिए हैं ये, और ये किस्तों में दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त 1.16 करोड़ जो है वो दी भी जा चुकी है। ये घोषणा की है यूएलबी के बोर्ड उपाध्यक्ष जिनका नाम है अजय बवेजा। अंबाला छावनी, ठीक है, इसको कंटोनमेंट बोर्ड या छावनी के रूप में हम लोग जानते हैं। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो हरियाणा के जो है वो 5 जिलों के अंदर नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये घोषणा की है हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह ने। और इसके आधार पे कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकुला में एक व फरीदाबाद में 2 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जिनमें 664 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी होने वाला है आगे। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरस्वती शुगर मिल में प्रदेश के पहले इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। ये हमें एनर्जी क्रॉप से मिलेगा, जैसे गन्ना हो गया, आपका आलू हो गया, वहां से प्राप्त होने वाला है। इस पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और यमुनानगर के अलावा शाहबाद और पानीपत के अंदर जो है शुगर मिल में इस प्लांट को जो है बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। या गन्ने के सोरे से इथेनॉल जो है वो तैयार किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन कर इस पेट्रोल में मिलाकर प्रयोग किया जाता है उसका, ठीक है, ताकि थोड़ा एफिशिएंसी भी ठीक ठाक रहे और दूसरी बात है थोड़ा कम लागत का या सस्ता बने। अब तक जो है हम लोग विदेशों पे निर्भर थे, लेकिन आत्मनिर्भर अभियान के बाद में लोगों ने खुद ही लगाने की सोच ली है और इससे मुद्रा बचने वाली है, देश हमारा जो है मजबूत होने वाली है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले हम यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। यमुनानगर के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में यमुनानगर आता है, जगाधरी आता है, सादरा आता है और रादौर का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की पेपर सिटी कहते हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहते हैं, आदि बद्री नारायण मंदिर कहते हैं और सूर्य कुंड मंदिर फेमस मंदिर है। दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़ा मेला लगता है। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिन लगने वाला है 21 जून को। एक बार ऐसा सीजीएल के पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था कि इस साल का 2017 का था, आई थिंक सो 2017 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण कब लगा था। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में, याद कर लेना आप लोग। साल 2020 का पहला पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण जो है वो लगने वाला है 21 जून को। 21 जून को हम योगा डे भी मनाते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन भी होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूरज की लंबवत किरणें सीधी चमकती है। इस बार जो मेला लगने वाला है वो मेला भी नहीं लगेगा कुरुक्षेत्र में, ये भी कहा गया है, क्योंकि पाथरी माता का मेला वो भी रद्द किया गया है और कुरुक्षेत्र का मेला भी रद्द किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। पूर्ण रूप से जो टोटल सोलर इलिप्स है वो चंद्रमा पूरी तरीके को जो है वो ढक लेगा और ये जो है इस वजह से अंधेरा भी छा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। 21 जून 2020 को सुबह 9:15 को लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा, लगभग पूरा दिन ही मानिएगा। और पूर्ण चंद्रग्रहण को दोपहर 12:10 पे जो है वो देखा भी जा सकता है। अभी सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस टाइम पे क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा पृथ्वी की ओर ही जो है छाया पड़ती है, उसे ही सूर्य ग्रहण कहता है। चंद्रमा की ही छाया पृथ्वी पर पड़ती है, फिर इस तरीके का फिर जो है वो दिखने लग जाता है। संक्रमण के मामले को देखते हुए कितने जिलों में अब स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया है? आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर और ना केवल पूरी दुनिया के अंदर अब कोरोना के संक्रमण जो है वो बढ़ चुका है बहुत तेजी से। इवन हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लिए कुछ जो नॉर्मल स्थान है, जैसे स्कूल है खाली पड़े हैं या कोई धर्मशाला खाली पड़ी है, तो वहाँ पे एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। कितने हॉस्पिटल बनेंगे? ऐसे 5 बनेंगे, ठीक है। जिले कौन कौन से? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक और झज्जर के अंदर अब स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे, के साथ ही ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए वेंटिलेटर भी रखे जाएंगे वहां पे।
RF 2020 रैंकिंग के अंदर NIT कुरुक्षेत्र जो है वो टॉप 100 इंस्टीट्यूट के अंदर कौन-सा स्थान प्राप्त किया है। NIT कुरुक्षेत्र ने इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर 40वां स्थान प्राप्त किया है और ये स्थान प्राप्त करके ये हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी को मिला है 99वां स्थान मिला है, 99वां स्थान मिला है। और के अलावा महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला को 93 और GJU यूनिवर्सिटी को जो है वो 94वां स्थान मिला है। और ये केवल एकमात्र ऐसी NIT थी या इंजीनियरिंग फील्ड है जिसके अंदर इसे 40वां स्थान मिला है। हरियाणा के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा आप कहें तो किसको है, रोहतक की MDU यूनिवर्सिटी है जिसको 90वां स्थान था पिछली बार तो, लेकिन इस बार 76वां स्थान मिला है। तो ये फायदा हुआ है MDU को। और बात की जाए, ये तो बात होगी चलो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के हरियाणा के अंदर बात होगी, लेकिन इंडिया के अंदर टॉप इंस्टीट्यूटों के अंदर बात हो रही है तो IIT मद्रास है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा। इसकी घोषणा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री या HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। ठीक है, उससे पहले NIRF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। NRIF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसके जारी किसकी ओर से होती है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ये देश में यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मेसी संस्थान की रैंकिंग जो है वो करके एक संस्था बनाते हैं। ये आप लोगों के लिए 5 सवाल है। हरियाणा को किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, तो हरियाणा के रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, इनमें से बताइएगा किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। वर्ष 1995 में कहां के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जल से जुलूस हुए थे, सिरसा, भिवानी, रोहतक और करनाल। किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था, सिरसा, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। हरियाणा में वन संपत्ति योजना कब लागू की गई है, 2004, 3, 5 और 1996। और किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार है, गुरुग्राम, रोहतक, फतेहाबाद और सिरसा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।